क्या? हाँ, याद करो नेशनल पॉलिसी ऑन नैनो टेक, वो नैनो फार्मास्यूटिकल्स करी थी एक। ठीक है, हम कर रहे हैं अब न्यूक्लियर फिजिक्स और स्टार्ट करते हैं एटम से। ठीक है, हमारे पास दो तीन मॉडल हैं। हम जो पुराने वाले मॉडल्स हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे। ये नहीं फिजिक्स है, काइंड ऑफ आ जाते हैं कभी कभी। मतलब अगर आप एटम के अंदर का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करोगे तो एटम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। क्यों? हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं कि क्या फोर्सेस हैं एक इसको एटम को बनाकर रख रहे हैं। ठीक है, किस में मास का मास इन द सेंस की मास इज एनर्जी एट रेस्ट बोलते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो रेस्ट पे उसको मास बोलते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट। ओ अच्छा, मास एट रेस्ट और मास ड्यूरिंग मोशन, वैसा कुछ। मास जो एक टोटल ऑब्जेक्ट का होता है वो मतलब वो है एक पोटेंशियल एनर्जी जो रेस्ट पे है, उसको मास बोलते हैं। नहीं, इस तरह मत सोचो। नहीं, वो बात सही है आपकी, एनर्जी मास इक्विवेलेंस है इक्वल टू mc² हमने लिखा है ना, लेकिन इस तरह मत सोचो कि कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो इस तरीके से है। ठीक है, मतलब आप ये सोच, ये इमेजिन करने का एक तरीका है कि जो मास है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस को इमेजिन करने का तरीका है। मास क्या है? वो एनर्जी जो कि अभी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई है, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है ना। चलो हम देखेंगे ये सारी चीज़। अब हमारे पास एटम का मतलब क्या होता है वैसे? हमने एक दो क्लास पहले डिस्कस करा था। गुड मॉर्निंग। हाँ, एनीथिंग दैट इज़ इनडिविजिबल। ठीक है, और ज़्यादा डिवाइड ना करा जा सके। ठीक है, तो ये जो ग्रीक फिलोसफी थी वहाँ पे दो लोग थे, ल्यूपिकस और डेमोक्राइटस। ये पहला कंसेप्शन ऑफ एनीथिंग दैट कुड बी अनडिविजिबल ये दिया था। क्या हो गया? इसको बहुत जोर से बोल रहा है, बेइज्जती करेगा ढंग से, करो ना। हाँ? सुनाई दे। तेरी बोलो यार, मेरे को भी सुनाई दे। यहीं से बोतल मार के कांच लिया। आप इधर बैठ जाओ। सुनेगा कि दहेज पढ़ के आप भी गुस्से वाले हो गए हो। हाँ, मैं पहले से गुस्से वाली, और मैं इसलिए गुस्सा करती हूँ, जगन्नाथ तू अकेला चला गया। शर्म, लिहाज, लज्जा कुछ है? पाप लगेगा तेरे को तो। भाई मेरे मुंह पे चल। जो एटोमिस्टिक, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। एटोमिस्टिक जो कंसेप्शन है एटम, मतलब एटोमिस्टिक कंसेप्शन ऑफ मैटर, कि हम ऐसा नहीं है कि मैंने बताया था ना आपको कि कोई चीज़ तो होती है कंटिन्यूअस, ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं डिस्क्रीट। कि ये एटम्स क्या हो गए? ये हो गए डिस्क्रीट। डिस्क्रीट समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एटम, दो एटम, तीन एटम। ठीक है, इससे पहले का कंसेप्शन क्या था? हम इसको, मेज को अगर तोड़ना शुरू करेंगे, छोटे से छोटा पार्टिकल हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब इन्फिनाइटली हम किसी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। ये कंसेप्शन ऑफ मैटर हो सकता है। दूसरा कंसेप्शन ऑफ मैटर क्या है? कि एटोमिस्टिक, कि कोई चीज़ को हम जब डिवाइड करने जाएंगे एक एंड पर जाकर हम रुक जाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ग्रीक फिलोसफी में एक कंसेप्शन था, इंडिया में वैशेषिका में था। ठीक है, और ये लोग कह रहे थे कि इसको कहते थे कण। ठीक है, और इन्होंने दो चीज़ें बताई थी, क्या? कि किसी भी चीज़ को हम तोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आएगा हमारे पास एक अणु। अणु माने मॉलिक्यूल, कण, पार्टिकल, कण। हाँ ठीक है, वही ठीक है। सुनो, इसको कहते थे परमाणु, परम अणु, एटम। ठीक है, हाँ, संस्कृत में। ओके, ये लोग बोलते थे इसको अणु, इसको कहते थे परमाणु। इसलिए तो हम वो न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु एनर्जी वगैरह हम करते हैं ना, एटॉमिक एनर्जी, है ना।
डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वो परमाणु एनर्जी से रिलेटेड होता है, ठीक है, वो यहाँ से है, वैशेषिका का कंसेप्शन है। वैशेषिका क्या था याद है क्या? हमने आर्ट एंड कल्चर करा था, उसमें वैशेषिका आया था एक जगह। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी याद है? 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के, कौन से याद है? सांख्य, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत, योग, न्याय। अरे यार नहीं, ये सेकंड वाला है, सांख्य के बाद वैशेषिका। ये बहुत पुरानी फिलोसफी है, मतलब 500 BC। अब ये है ना कंपटीशन है, इंडियन और ग्रीक कंपटीशन लगाते हैं आपस में, किसने पहले दिया। फालतू की डिबेट है, हमें इससे क्या करना, हमें तो साइंस पढ़नी है ना, है ना। वो पीछे की चीज ठीक है, अगर कोई एविडेंस मिलता है तो हम देख लेंगे समझने के लिए कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ी, ठीक है। इसमें नहीं डिवाइड करेंगे कि ये ग्रीक अंडरस्टैंडिंग है, ये इंडियन अंडरस्टैंडिंग है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह सोचेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये जो कंसेप्शन है ना एटम का, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, बस इन्होंने ये कह दिया कि इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। ये लोग कौन सा एटम, ये वाले एटम नहीं इमेजिन कर रहे हैं, हाइड्रोजन हीलियम ना, इनके एटम्स क्या हैं? वो जो 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, 5 चक्र है, 5 चक्र जो भी होते हैं, है ना, वो ये दोनों ही लोग वो 5 टाइप के एलिमेंट्स कर रहे हैं, है ना, उनके एटम्स बता रहे हैं, ठीक है। कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशन है दोनों ही तरफ से, ठीक है। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था एक क्लास में। एंड व्हाट इज, मतलब हम किसी भी चीज़ को बोलें कि ये चीज़ साइंटिफिक है, इसका मतलब क्या हुआ? द टर्म साइंटिफिक, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, नहीं हो चुकी है, नहीं, जो चीज़ प्रूवेबल हो या एटलीस्ट जिसको हम टेस्ट कर सकें इन थ्योरी। मान लो प्रूव हो गए, वो गलत भी साबित हो रही है ना, एटलीस्ट वो टेस्ट हो पा रही है ना, वो हो गई एक साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है। जो या हाइपोथेसिस, साइंटिफिक हाइपोथेसिस, जब इसको प्रूव कर दें वो बन जाएगी साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इन्होंने एक हाइपोथेसिस करी, ठीक है, इसलिए हम इसको साइंटिफिक बोल रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक हाइपोथेसिस है कि इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। वो बात अलग है कि अब जब हम टेस्ट करते हैं ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। क्या अंडरस्टैंडिंग बेटर है? फिर ये जो मॉडर्न टाइम्स में है ना, ये जो स्पेकुलेशन है, इसी को आगे बढ़ाया। एक आपने जॉन डेल्टन नाम सुना होगा, ठीक है। इनका भी जो कंसेप्शन था कोई बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। एग्जैक्टली ये भी ऐसे ही कुछ स्पेकुलेट कर रहे हैं इन्होंने। कम से कम ये तो बस एक अच्छी बात ये थी कि ये थोड़ा सा सही डायरेक्शन में जा रहे थे। ये सोच रहे थे कि हाँ, हीलियम, हाइड्रोजन, ये एटम हो सकते हैं। वो जो 5 एटम इन्होंने बताए थे वो हो सकता है गलत हो, बस एक डायरेक्शन सही हो। कब जाकर ये 16-17 सेंचुरी है ना, बहुत लेट जाकर। एनीवे, फिर क्या होता है कि हमारे पास ना एक डिस्कवरी, मतलब सीरीज ऑफ डिस्कवरी होती हैं, क्या कि मैटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी हम क्या सोचते थे, फ्लो ऑफ चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। 1897 के आसपास क्या हुआ कि जे थॉमसन एक व्यक्ति थे, ठीक है, और इन्होंने क्या डिस्कवर करा, इन्होंने डिस्कवर करा इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है जो फ्लो करता है। वो कौन सा चार्ज है जो फ्लो करता है? वो नेगेटिव चार्ज है। कैसे पता? आप जब भी एक कैथोड रे ट्यूब में ऐसे प्लेट्स लगोगे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, अपन को खाली ये प्रूव करना है किसी तरीके से कि ये नेगेटिव चार्ज है जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। हमें तो दिख नहीं रहा ना, ये फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है, हमें ये नहीं दिख रहा। आप क्या इसको मैग्नेटिक फील्ड में लगाओगे और हमें पता है मैक्सवेल की इक्वेशन लगा कर कि पॉजिटिव जो या जो भी है, हम कोई भी इक्वेशन लगाएंगे उससे पता लगेगा पॉजिटिव जो चार्ज है वो इस तरीके से बेंड होगा, नेगेटिव चार्ज इस तरीके से बेंड होगा। तो क्या है कि जे थॉमसन ने किसी तरीके से ये पता लगा लिया कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव फ्लो नहीं करता। हमें ये पता है कि मैटर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, क्यों हम रब करते हैं, एक चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, एक नेगेटिव, ठीक है। लेकिन उसमें से पॉजिटिव फ्लो कर रही है नेगेटिव, ये हमें नहीं पता। उन्होंने कहा कि ये जो मतलब एक्सपेरिमेंट की मदद से क्या बताया कि ये क्या है जो फ्लो कर रहा है वो है नेगेटिव, ठीक है। तो जे थॉमसन ने एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया उस हिसाब से कि मैटर एक्चुअली होना क्या चाहिए, ठीक है, मैटर के इनसाइड क्या होने चाहिए। अब वैसे ये सारे मॉडल्स हम पढ़ते क्यों हैं जब अगर गलती हो गए हैं फ्लू? कुछ आइडिया? हाँ, हो सकता है, पर इसलिए ज़्यादा कि हमें ये पता, हम एक्चुअली ना जो एनसीईआरटी तो कॉपी करा है, बट जो जैसे ये है ना, जो क्या कहते हैं, ये इस बंदे का नाम क्या था, फेनमैन, सुना है आपने?
रिचर्ड फाइनमैन, है ना, और उनके लेक्चर्स थे कुछ जहाँ पे उन्होंने मतलब फिजिक्स वगैरह एक्सप्लेन करी थी। उन्होंने इसी तरीके से सारा जो बेसिक केमिस्ट्री वो उसी तरीके से एक्सप्लेन करी है, यहाँ से स्टार्ट करा एटम्स को। क्यों? क्योंकि वो समझाना चाह रहे हैं कि हमने ये डिस्कवर कैसे करा, मतलब साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से। इसलिए हम बस ये समझ रहे हैं क्या जे थॉमसन ने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया। अब सोचो अगर मैटर के अंदर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और आपको और किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप क्या मॉडल दोगे? हाँ, कि उसने क्या मॉडल दिया, उसने कहा ये एक एटम होता है। अभी तक हमें क्या पता है, डेल्टन क्या कह रहा है कि भाई एक एटम होता है, इससे ज़्यादा छोटा हम नहीं जा सकते। हमें ये भी नहीं पता ये एटम ये होता है या ये होता है। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ब्रिक बाय ब्रिक बनता है, हमें क्या पता? ठीक है, कोई भरोसा, मतलब डेल्टन को नहीं पता कि ये ठीक है, उसने बोल दिया एटॉमिस्टिक है कंसेप्शन, उसे नहीं पता कैसा दिखता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मेरे को थोड़ा सा बेहतर पता लगा है क्या दिखता है। क्या दिखता है कि एक ऐसा गोला है और उसके ऊपर किसी तरीके से ना इलेक्ट्रॉन स्टिक हैं, और स्टिक हैं, हाँ उस टाइप का, पुडिंग वाला था। हाँ किसने लिया? एक्चुअली यही तो है। मुझे थॉमसन ने ठीक है, उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा। इलेक्ट्रॉन जैसे डिस्कवर करा, अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने का मतलब क्या है, ये कहाँ से छूट कर भाग रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कहीं मैटर है, मैटर से फ्लो करके भाग रहे हैं, है ना। तो उसको कुछ एक क्या कंसेप्शन हमें निकल कर आ रहा है कि एक मैटर होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपके होते हैं, जब हम वोल्टेज देते हैं वो निकल कर भागते हैं, है ना, यही अंडरस्टैंडिंग आई, है ना। तो उसने उसी ऐसे ही कुछ मॉडल दे दिया। उसने कहा भाई चुपके ही क्यों होते हैं, कह रहा है कि देखो ये जो स्फीयर है ना एटम, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना। अब इससे ये पूछेंगे कि बताओ ये स्फीयर किस चीज़ का बना है, क्या ये मेटलिक है स्फीयर? ऑब्वियसली मेटल क्या है, वो तो एटम से बने होते हैं ना, ये तो एटम ही बता रहा है, इसको नहीं पता ये स्फीयर किस चीज़ का है, ये कैसे बना है, ठीक है, इसका मटेरियल क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, उसने बस ये कह दिया कि कोई एटम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जितना चार्ज है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं, हम पोटेंशियल देते हैं वो भागता है। ठीक है, बट इससे हमें कोई बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही। जो थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है फिर कहाँ से मिलती है बताओ? इसके बाद कौन सा मॉडल आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं आप? हाँ, रदरफोर्ड आता है, क्या नाम है उसका, नील बोर आता है। फिर नील बोहर आएगा। ठीक है, रटा तो बढ़िया हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ठीक है हमें यह समझ आ गया, और ये 10-15 साल तक अंडरस्टैंडिंग ये बहुत अच्छी रही। फिर रदरफोर्ड आते हैं, वो कहते हैं यार ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसने कहा कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, उसने क्या करा, एक बढ़िया सी गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, ये हम चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी, बीच में एक ली बढ़िया सी गोल्ड फॉइल, और कितनी उसने गोल्ड क्यों ली, कुछ आइडिया? गोल्ड ही क्यों? डेंसिटी ज़्यादा होती है। नहीं, इसलिए कि गोल्ड सबसे मेलिएबल, पता है कौन सा सब्सटेंस है, वो है गोल्ड। मेलिएबल मतलब किसी भी शेप में ला सकते हैं। थिन शीट्स में डाल सकते हैं, है ना। वो क्या करना चाह रहा है कि इतना पतला करना, उसका एम तो ये था कि इतना पतला कर दें कि कुछ एटम्स ही बच जाएं, इतना पतला कर दें। ऑब्वियसली इतना पतला तो हम नहीं कर सकते, बट उसने बहुत ढंग से बीट करा मैलेट की मदद से। ठीक है, और इतनी पतली शीट, हम आपको पता है ना, हम चांदी डाल देते हैं मिठाई के ऊपर, कभी कभी गोल्ड डाल देते हैं, क्यों डाल देते हैं? वो इतना सा जो गोल्ड है ना, वो मतलब ज़्यादा 5-10 रुपये का होता है। ठीक है वो गोल्ड, क्यों इतना मतलब इतना सस्ता कैसे है वो गोल्ड? इसलिए क्योंकि हमने इतना बीट कर दिया है उसको, इतनी पतली शीट बन गई है, उसको बस लश्चर रह गया है, उसमें मैटर कुछ नहीं बचा। हाँ, 1 ग्राम होता है। अरे 1 ग्राम तो बहुत महंगा होता है, 1 ग्राम तो 8,000 रुपये का आएगा। 1 ग्राम में तो 1000 शीट निकाल देंगे वो। हाँ है क्या? कलर पेपर लगता है। नहीं, कलर पेपर नहीं है, सिल्वर डालते हैं। खाना अच्छा लगता है। हैं? खाने में अच्छा लगता है। पता नहीं, मेटलिक टेस्ट आता है हल्का सा, है ना, ठंडा ठंडा सा लगता है ऊपर से, बस और ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उसने क्या करा कि इसलिए ना एक गोल्ड की शीट सेलेक्ट करी। ठीक है, गोल्ड की शीट सेलेक्ट करी, और एक देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ना हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो चुकी थी, आपको पता है कितनी टाइप की वेव्स होती हैं हमारे पास, या रेज। हमने देखा कि अल्फा रेज, जब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ना रेडिएशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुके थे। रेडिएशन के ऊपर आपको मैडम क्यूरी पता है कौन है? क्या कौन है बताओ? क्योंकि वो केमिस्ट।
हाँ केमिस्ट थी वो। पहली जब नोबेल प्राइज़ मिला था ना, जब उसे पहली बार बटा था नोबेल प्राइज़, वो पहली साइंटिस्ट थी जिनको फिजिक्स का भी मिल गया और केमिस्ट्री का भी मिल गया। हाँ वो मतलब रेडिएशन देता था, हमें ये पता था। उन्होंने उस रेडिएशन को एक्सप्लेन करा था कि रेडिएशन होता क्या है। ठीक है, अभी तक हम कितनी रेडिएशन पढ़ चुके हैं, कुछ आइडिया? एक्स रे, गामा रे, है ना, ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। और हाँ हाँ ठीक है, ये सारी रेडिएशंस हो गए। इसके अलावा उस ज़माने में रेडिएशन हम मानते थे कि कोई भी चीज़ रेडिएट कर रही है, जैसे पार्टिकल रेडिएशंस। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, ये कब की बात हो रही है, अब हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 1910 के आसपास, 1909 के आसपास। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें रेडिएशन की थोड़ी सी समझ हो चुकी है। और जो मैडम क्यूरी को जो नोबेल प्राइज़ मिला था, कब मिला था? 1900 में। 2 मिले थे। हाँ 2 मिले थे, एक 1900 में, एक 1902, 3 ऐसा कुछ। शेयर था ना सर? हाँ उनके हस्बैंड के साथ। ठीक है, क्योंकि दोनों ने मिल के एक्सपेरिमेंट्स करे थे ना ये सारे। ठीक है, बट एनीवे मैडम क्यूरी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर थी। ठीक है, वो ड्राइव कर रही थी उस पूरे एक्सपेरिमेंटेशन को। ठीक है, तो खैर एनीवे हमें क्या पता लग चुका है कि कुछ एनर्जी रेडिएशंस होती हैं और कुछ पार्टिकल रेडिएशन होती हैं। तो इन्होंने क्या करा कि एक पार्टिकल रेडिएशन ली, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? यस, हीलियम प्लस प्लस। ठीक है, मतलब कि उसके हीलियम क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, है ना, हमने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, हमें ये पता, मतलब अभी तक इनका जो अंडरस्टैंडिंग है क्या है कि हीलियम ये चीज़ होती है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चिपके होते हैं और ये मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, उसको स्ट्रिप आउट कर दिया। इनकी ये अंडरस्टैंडिंग है ना। ठीक है, ऐसे ही जो ये जे थॉमसन की जो रेज थी वो कौन सी थी? वो बीटा रेज थी। बीटा रेज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की रेज होती है। ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ। अब ये अल्फा रेज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा क्या हो गया कि हीलियम के हमने वो दोनों निकाल दिए, एक्सट्रीमली पॉजिटिवली चार्ज कोई चीज़ हो गई। ठीक है, और इस अल्फा पार्टिकल को इन्होंने यहाँ पे बम्बार्ड करा। अब क्या कोई भी मतलब समझदार व्यक्ति क्या एक्सपेक्ट करेगा अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है क्या कि अल्फा पार्टिकल यूँ करके यूँ आ जाएंगे? ठीक है, वो तो शायद हीट इफेक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं ये सब। ठीक है, कई सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन्होंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में मतलब इमेजिन नहीं करा था कि सारी रे यूँ निकल जाएगी, टच करके भी नहीं, थ्रू एंड थ्रू निकल जाएंगी। पर दोनों मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव है ना? हाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, वो सब सही है। ठीक है, कि मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और ज़्यादातर एटम भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन बस घूमते रहते हैं। ठीक है, हम लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ये है ना, ये थ्रू एंड थ्रू कैसे निकल गया। ठीक है, फिर कुछ और चीज़ें हमें मिली क्या कि कुछ तो ऐसे निकल गया, कुछ एकदम यूँ एब्रप्टली बाउंस बैक भी हुए। उन्होंने तो एक्सपेक्ट करा था एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, कुछ बाउंस बैक हो जाएंगे, कुछ इधर उधर छितरा जाएंगे। ये नहीं एक्सपेक्ट करा था कि कोई लार्ज एंगल पे बाउंस होगा। ठीक है, मतलब इसका कोई परसेंटेज है, शायद 99% कुछ सीधे चले गए थे, 1% नहीं 1% हर जगह गए थे और बहुत सारे सीधे पीछे आ गए थे। हाँ एग्जैक्टली देखें कितने परसेंटेज क्या था, मतलब ऐसे ही कुछ था। अभी परसेंटेज हमारे लिए 1% टकरा के तो वापस कैसे कौन आया? नहीं, उनमें से ही जो ये टकरा रहे थे उनमें से ये वापस आए, जो रिफ्लेक्ट हुए वो वापस आए। हाँ, अब रिफ्लेक्ट कैसे होंगे, क्या मतलब यहाँ पे हमने क्या फोर्सेस बताई थी एटम के अंदर, क्या है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप की फोर्सेस हैं, है ना, कि पॉजिटिव नेगेटिव को अटैक कर रहा है और चिपका हुआ है। ठीक है, बट इनकी जो फोर्सेस थी ना, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। याद करो हमने फोर्स का क्या फॉर्मूला निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, अपॉन r² था ना, बाय r² टाइप था। अगर ये एकदम इसको हमने चिपका दिया, अगर गलती से भी हमने ये एकदम चिपका दिया तो r क्या हो जाएगा? 0, 1/0, मतलब हद से ज़्यादा, इन्फानाइट, ऑलमोस्ट इन्फानाइट फोर्स से चिपके हुए हैं। तो फिर वोल्टेज आप अप्लाई करो, वो निकल कर ही क्यों भाग रहे हैं, है ना। ये जो मॉडल है ना कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये जो है ना एटम, ये मॉडल कुछ समझाता ही नहीं, फालतू का मॉडल है ना। मतलब उस समय कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन ढूंढा, उन्होंने एकदम एक्साइटमेंट में एक मॉडल दिया, तो ज़रूर ऐसा कुछ होता होगा।
हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ ये कि एकदम पॉजिटिव और नेगेटिव एकदम एक साथ नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि फिर उनको अलग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको ये चीज़ हो गई। फिर इन्होंने जो ये पूरी जो एक्सपेरिमेंट है इसका क्या कंक्लूजन दिया, आपको क्या लगता है इसका क्या कंक्लूजन होना चाहिए? एक तो कंक्लूजन सिंपल है, क्या मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, सीधे क्यों निकल जा रहे हैं, है ना, और कोई वजह ही नहीं हो सकती कि सब कुछ सीधा निकल जाए। मतलब अगर 99% सीधे निकल जा रहे हैं, इट मस्ट बी एटलीस्ट 99% ऑफ द एटम इज एम्प्टी। हाँ 1000 एटम्स थिक थी लगभग। ठीक है, मतलब उस ज़माने के हिसाब से शायद उन्होंने सबसे पतली गोल्ड फॉइल अचीव कर ली थी। ठीक है, बट एनीवे अब मतलब हम जो अपनी गोल्ड फॉइल है ना उससे ही एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, बहुत ही कम, मतलब 2-3% ही होंगे जो सीधे जाएंगे, ज़्यादातर यूँ ही जाएंगे। बट उन्होंने जो गोल्ड फॉइल अचीव करी थी वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी। ठीक है, तो एक कंक्लूजन हमारा क्या आ गया, ऐसा करो पहले ना ये लिखते जाओ, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है। ठीक है, इस बंदे ने इलेक्ट्रॉन ढूंढे थे, प्लम पुडिंग मॉडल। दो तीन चीज़ें, क्या पहले इसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करे, कब डिस्कवर करे, 1897 में। फिर अपना मॉडल दिया, इस टाइप का डायग्राम बना दो, प्लम पुडिंग हो गई, जहाँ पे मतलब ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, हाँ प्लम पुडिंग, पुडिंग होती है ना वो केक टाइप का कुछ, है ना, पुडिंग केक को ही कहते हैं ना शायद, तो किसको कहते हैं? जेली टाइप होता है, ओके। हेलो ही हो गया, ये क्या है, खाना। ठीक है, तो ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल हो गया। फिर ठीक है, अगर आप चाहो इसकी लिमिटेशन लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या कि इतना सिंपलिस्टिक मॉडल है, कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा, है ना। ये जो कूलम की फोर्सेस हैं उसके हिसाब से चलेंगे फिर तो ये कुछ है ही नहीं, ये मॉडल ही बेकार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड मॉडल। हाँ 1909 आइंस्टाइन का पेपर कब आया था, कुछ याद है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905, है ना। ये 1900 एकदम मतलब एपिटोम था साइंस का। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके पास था पैसा, यूरोप में नया नया आया था पैसा, है ना, हर जगह लग रहा था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नहीं, उससे पहले है, ये कॉलोनाइजेशन का पैसा है। हाँ, कुछ तो फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये आ गया रदरफोर्ड मॉडल। और इन्होंने क्या पता है क्या करा, जितने भी लो हैंगिंग फ्रूट्स थे ना वो प्लग कर दिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, वो फंडामेंटल फिजिक्स है वो डेवलप हो चुकी है, क्लासिक ऑप्टिक्स डेवलप हो चुकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, उन सब से जो कुछ भी थ्योरीज डेवलप हुई हैं, लेट्स अप्लाई टू द एटम। उन्होंने वो काम करा बस, है ना। तो जितने भी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको पकड़ लिया। ऐसे जैसे अभी इस समय क्या हो रहा है कि हम जो क्वांटम फिजिक्स थी ना उसके लो हैंगिंग फ्रूट्स को पकड़ चुके हैं, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह कर चुके हैं। अब जितनी भी स्पेकुलेशन है कि भाई स्ट्रिंग थ्योरी और ये थ्योरी और वो थ्योरी, इधर उधर आजकल के फिजिसिस्ट ऐसे ही पागल घूम रहे हैं, उनको नहीं पता नया कैसे डिस्कवर करें, कुछ आइडिया नहीं, नई फिजिक्स डेवलप ही नहीं हो पा रही है, कुछ नया मिल ही नहीं रहा। नहीं है, बहुत कुछ है, मतलब ऐसा नहीं हमें ऑब्जर्वेशंस नहीं मिल रही, इतनी नई नई ऑब्जर्वेशंस मिल रही है कि हमारी एग्जिस्टिंग फिजिक्स से वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही। ठीक है, और नई फिजिक्स डेवलप इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि इसको एक्सप्लेन कैसे करें, कोई भी थ्योरी बनाते हैं वो कि उसके कोई ना कोई लिमिटेशन होते हैं। मतलब क्या है कि जो आइंस्टाइन ने जो कुछ करा था उन सब का एप्लीकेशन लगभग हो चुका है, अब हमें कुछ और नई फिजिक्स चाहिए, एक नया आइंस्टाइन लाना पड़ेगा। ऐसे ही एआई था ना, एआई के जितने लो हैंगिंग फ्रूट्स थे वो सब डेवलप हो गए, चैट जीपीटी वगैरह ये सब,
ठीक है। अब AI के जितने भी डिफ़िकल्ट टूल्स हैं ना, वो जैसे प्रोटीन फोल्डिंग था, है ना, ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी कि AI ने क्रैक कर ली। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें क्रैक करनी है अभी, ठीक है। एनीवे, जब हम AI शायद 2-3 दिन में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, एटम वगैरह करने के बाद सीधे केमिस्ट्री पे आएंगे, सिर्फ 2-3 क्लास लेंगे, या हो सकता है एक क्लास में हम पूरी केमिस्ट्री वाइंड अप करने की कोशिश करें। ऑर्गेनिक एंड एसिड, हमें करना क्या है, एसिड बेसिस करने हैं बस, ठीक है। और उसके जो कॉमन एसिड बेसिस हैं, इन पे सवाल आते हैं, है ना, जो टार्टारिक एसिड, ये सब, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्लास में होता ना जी। हमें करना है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी हमें डिटेल में मतलब वो पढ़नी है। वो कार्बन वगैरह भी करना पड़ेगा। नहीं, वो मैं पढ़ाऊँगा, वो मैं आपको एक क्लास में कराऊँगा, है ना। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें एक क्लास में कर ली हैं। जैसे हमने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर दिया एक क्लास में। चलो ठीक है, अब साइंस में पढ़ेंगे, हैं, हम साइंस में पढ़ेंगे, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर। अच्छा मिसाइल्स, मेरे को लगा आप कह रहे हो साइंस पढ़ेंगे, हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। इतनी देर इतना दिन हो गया साइंस पढ़ते पढ़ते, हाँ। तो मैं सोच रही हाँ, क्योंकि इसके जस्ट बाद ये जैसे केमिस्ट्री हो जाएगी ना, हम क्यों केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे, हम AI पूरा पढ़ना चाह रहे हैं, कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो कुछ आ रहा है वो सारा करना चाह रहे हैं, और स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। ये 3 मेजर एप्लीकेशन वाली टेक्नोलॉजीज़, और उसके बाद साइंस की पॉलिसी, ठीक है। तो बहुत कुछ है हमारे पास करने को अभी। चलो, रदरफोर्ड मॉडल के फिर आप ये डायग्राम बना दिया, ये बना दो, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम प्लस प्लस, ये लिख लो। नहीं, अल्फा पार्टिकल तो पहले से हमें पता है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल रदरफोर्ड का है, इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इसके हमारे पास 3 कंक्लूजन हैं। तीन कंक्लूजन्स क्या, सबसे पहला कि ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है। पहला कंक्लूजन ये लिख दो। दूसरा कंक्लूजन कि जो इसका सेंटर है वो एक्सट्रीमली पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। सेंटर, जिसको ये इसने बोला न्यूक्लियस है, इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, हाँ जी। नहीं, वो न्यूट्रल होता है। नहीं, मेरे को भी पहले यही पहली बार में, हाँ, कि न्यूट्रॉन बोलना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस। हाँ, तो वो तो न्यूट्रल हो गया ना। हाँ, इसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं। हाँ, तो जो सेल वाला न्यूक्लियस होता है वो पहले डिस्कवर हुआ था, ये पहले हुआ? नहीं, ऑब्वियसली जो बड़ी चीज़ है वो पहले डिस्कवर होगी, जो छोटी चीज़ है और डिफ़िकल्टी से डिस्कवर होगी। सेल वाला तो पहले होगा। हाँ हाँ, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर, मतलब मैं समझ रहा हूँ आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कि मतलब किसी के सेंटर पे जो हमें चीज़ मिलती है उसको हम न्यूक्लियस नाम दे देते हैं। इसने भी ऐसे ही करा है। तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। और तीसरी चीज कि इसकी जो डेंसिटी वो हायर है, मतलब बाकी पूरे एटम से, कि मतलब एक चीज, एक ये स्पेकुलेशन पक्की थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास घूम रहा है और वो हल्का है, और जो न्यूक्लियस है वो ज़रूर भारी होगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें हमने अल्फा पार्टिकल इतनी एनर्जी के साथ बम्बार्ड करे और न्यूक्लियस ने वो एज इट इज़ यूँ वापस भेज दिए, ऐसा नहीं हुआ कि हमें अल्फा पार्टिकल, मतलब सीधी सी बात है, अल्फा पार्टिकल टकराए होंगे, लेकिन उसने नॉकआउट नहीं करा किसी न्यूक्लियन को, अंदर की किसी भी चीज़ को नॉकआउट नहीं करा। अगर ये नॉकआउट नहीं कर रहा, विच मीन्स इट मस्ट बी वेरी डेंस, है ना, डेंसिटी हाई होगी, चार्ज डेंसिटी भी हाई होगी, क्योंकि इतने, मतलब गोल्ड के अंदर ज़रूर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे या ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, कि क्या होगा कि ये आया कि पॉजिटिव चार्ज, और उसने एग्जैक्टली उतना ही रिपेल करके वापस भेज दिया, उतने मोमेंटम को रिवर्स कर दिया। हाँ, न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियंस, मतलब न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स नहीं, सॉरी, न्यूट्रॉन्स। हाँ, क्या कह रहे हैं आप?
उनकी डेंसिटी भी कह रहे सर पॉजिटिव नहीं न्यूट्रॉन भी होंगे ना अंदर? हाँ न्यूट्रॉन होंगे, अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए, लाइक उनकी डेंसिटी भी होगी साथ में। जो भी है। यहाँ पे देखो क्यों न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्यों है नहीं, अभी 20 साल और लगेंगे न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को हम डिस्कवर कैसे करते हैं, देखते तो है नहीं, हम खाली इन्फेरेंसेस लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे मोड़ी चार्ज ऐसा होगा, ये चीज़ इतनी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आई तो ग्रेविटी ऐसी होगी। यहाँ हमें कुछ पता ही नहीं है ना। तो ठीक है, तो डेंसिटी जो है वो हायर है। तो ये कंक्लूजन कैसे आ रहे हैं कि एक तो ठीक है ज़्यादातर खाली है, फिर कुछ वापस आ जा रहे हैं और कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्शन का फोर्स कहाँ से आया? ये ज़रूर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से होगा कि न्यूक्लियस की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो डिफ्लेक्ट कर दे रहा होगा, है ना। तो ये 3 हमारे पास कंक्लूजन्स निकले। इस कंक्लूजन के हिसाब से अब एटॉमिक मॉडल क्या होना चाहिए कि हम ये करते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डेंस है, सेंटर पे है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स यूँ ऑर्बिट कर रहे हैं, है ना। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो क्लोजेस्ट इस टाइप का मतलब एनालॉजी हमें दिखती है, कहाँ दिखती है? इस टाइप का कि कोई सेंटर पे बहुत ज़्यादा मास हो और आसपास चीज़ें घूमती हो। सोलर सिस्टम है, इसने वहाँ से उठाया कॉन्सेप्ट कि ज़रूर ऐसा होगा कि हर एटम के अंदर एक अपना सोलर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो उसने ये कर दिया कि ठीक है इसकी ऑर्बिट्स हैं और इसमें ये घूमते हैं, ठीक है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इतना लिख लिया आपने 3 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब आते हैं, इस बीच में हमें ना कुछ और डिस्कवरीज मिलना शुरू हो गई। इसको कहते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हमने ये देखा है कि हम अगर वाइट लाइट छोड़ेंगे किसी एटम पे, मैंने आपको बताया था बीच बीच में ये हिंट दे चुका हूँ कि अगर हमने 563 नैनोमीटर की लाइट छोड़ी तो वो लेगा, इसके आसपास की कोई नहीं लेगा, है ना। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक हमारा सैंपल है, सैंपल किस चीज़ का? प्योर एटम हमने उठा कर रखा हुआ है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइट पास करेंगे, ठीक है। मान लो हमने इसको पतला कर दिया, या हो सकता है इसकी रिफ्लेक्टिविटी कर दी, कुछ कर दिया, और यहाँ से जो लाइट पास हुई, वाइट लाइट पास हुई, वाइट लाइट ही मिलनी चाहिए। लेकिन इस वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिफ्रैक्शन, है ना, ऐसा कुछ होगा, और यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब हम इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इस स्पेक्ट्रम से क्या मिल रहा है। और क्या होता है कि कभी कभी हमें कुछ लाइनें गायब मिलती हैं। क्या मिलना चाहिए? पूरा विबग्योर मिलना चाहिए, ठीक है, बट विबग्योर मिलता नहीं है, वैसे उल्टा आना चाहिए विबग्योर, ऐसा होता है, ठीक है। एनीवे, हमें ऐसा कुछ मिलना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है कि पूरा सारी लाइटें मिल रही होती हैं, कुछ लाइटें गायब होती हैं, ठीक है। ये बड़ी मतलब पेक्यूलियर सी मतलब वो है कि कुछ लाइटें गायब क्यों हो रही हैं। मतलब क्या हो रहा है, इसको आप इस तरह समझो कि रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस मतलब हमने सारी फ्रीक्वेंसीज उसको दी, कुछ फ्रीक्वेंसीज उसने एब्जॉर्ब कर ली, है ना। कुछ ही फ्रीक्वेंसीज क्यों एब्जॉर्ब करी? ज़रूर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं कि, और क्या है कि हमने खूब देर तक इसको ये ना, इसको कहते हैं हम कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एक और एक्सपेरिमेंट हम एमिशन स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है कि हमने सेम ही सैंपल लिया। अब क्या है कि इसको बहुत देर तक हमने लाइट दी थी और कुछ लाइनें लगातार गायब मिल रही थी। हम एक काम और कर सकते हैं, हम अब लाइट देना बंद करते हैं, इसके एकदम बंद कमरे में डाल दें और ये अब करेगा ग्लो, ठीक है। जब ये ग्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत देर तक इसको हीट करा है, अब इसके पास एनर्जी है, ये धीरे धीरे डिसिपेट करने की कोशिश करेगा। जब ये ग्लो करेगा और यहाँ से आने वाली लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करेंगे, हमें क्या मिलता है? हमें जो लाइटें मिलती हैं, विबग्योर मिलता ही नहीं, हमें कौन सी लाइट मिलती है? कुछ ही लाइट मिलती है। कौन सी लाइट मिलती है? एग्जैक्टली वो जो गायब हुई थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कुछ एनर्जीज हैं जो वो लगातार एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। मतलब ये इंटरैक्ट ही कुछ एनर्जीज के साथ कर सकता है और फिर छोड़ देगा, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता लगी क्या
कि ये जो हमारा एटम है, अब इससे हमारी एटोमिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी? भाई हमें तो अभी तक ये पता है कि इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से ऑर्बिट्स में घूमते हैं जैसे प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है। हमें क्या पता लग रहा है यहाँ से कि ये जब भी इसने एनर्जी अब्जॉर्व करी, एनर्जी किसी चीज़ ने तो ली होगी, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इसको क्या कहते हैं, हमारे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, किस चीज़ पे मिला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? हाँ, जब लाइट पड़ेगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर भागेंगे। तो होता क्या है कि उसने ये चीज़ दिखा दी कि जो एटम्स हैं वो उसके अंदर जो चीज़ एक्साइट होती है, जो एनर्जी अब्जॉर्ब करती है, वो कौन सी चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। मतलब क्या कि हमने इतनी देर तक इसमें जो एनर्जी मारी वो किसने अब्जॉर्ब करी होगी? इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ही एनर्जी ले पा रहे हैं। मतलब क्या कि भाई देखो, अगर हमने अर्थ को एनर्जी दे दी, अर्थ क्या करेगा? और तेज़ घूमना शुरू कर देगा, वो आउट ऑफ ऑर्बिट चला जाएगा, हो सकता है जुपिटर वाली ऑर्बिट पे चला जाए, है ना। बट हम उसको कितनी भी एनर्जी दे सकते हैं, हम 4 मीटर भी बढ़ा सकते हैं उसकी ऑर्बिट की जो रेडियस है, 40 मीटर, 400 मीटर, ठीक है, 4 मिलियन किलोमीटर, जो भी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसके बीच का कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये नहीं हो रहा, हम उनको कुछ ही एनर्जीज दे पा रहे हैं, बाकी एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल पे ही जंप कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब वो खाली इस ऑर्बिट में घूमेंगे या इस ऑर्बिट में घूमेंगे और ठीक इतनी ही एनर्जी लेंगी जितने यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए चाहिए, सिर्फ उतनी ही एनर्जी लेंगे। अगर उतनी ही एनर्जी लेंगे तो खाली उतनी ही एनर्जी हमें यहाँ से गायब दिखाई देगी, ठीक है। अगर उनको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एक और ऑर्बिट में उन्हें घूमना है, और बड़ी ऑर्बिट में, तो और बड़ी एनर्जी वो ले लेंगे। और बड़ी ऑर्बिट में घूमना तो और बड़ी एनर्जी ले लेंगे। मतलब क्या है कि हमें एक चीज़ पर, और ये ना, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये हर किसी कंपाउंड का एक सिग्नेचर होता है। जैसे हमारा यूँ फिंगरप्रिंट होता है ना, किसी के साथ मैच नहीं करेगा। ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये फिंगरप्रिंट होता है हर मॉलिक्यूल का। हमें कैसे पता लगा कि जो सन है उसके अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है और इतने इतने कंसंट्रेशन में? हम तो वहाँ से सैंपल लेकर आए नहीं, जा भी नहीं सकते, ठीक है। तो हमें कैसे पता लग रहा है? हम उसका स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं। हमें कैसे पता लगा कि इतने लाइट ईयर्स अवे उस गैलेक्सी के अंदर का ये इस प्लेनेट के ऊपर ऑक्सीजन है, वहाँ लाइफ हो सकती है? ये कैसे पता लगा? हाँ, कहाँ से इन्फ्रेंस करी? स्पेक्ट्रम पढ़ा हमने। जो ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम होता है वो वहाँ से आ रहा है, वो बात अलग है, रेड शिफ्टेड आ रहा है ना। रेड शिफ्ट समझ आ रहा है ना? रेड शिफ्ट क्या होता है, आइडिया आपको? कि कोई भी चीज़ हमसे दूर जा रही होती है तो रेड शिफ्टेड हो जाती है ना। मतलब यही स्पेक्ट्रम आएगा, ये हल्का सा रेड शिफ्टेड आएगा, बट पैटर्न वही आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जितना रेड शिफ्टेड है उतना रेड शिफ्ट के लिए हटा देते हैं और चेक करते हैं कि अगर लाइट में अभी दिखाई दे रहा तो क्या दिखाई देता? दिख रहा है ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ठीक है। हो सकता है शुगर्स मिलने चाहिए। हमने अभी रिसेंट एक स्टडी हुई है, उसमें ये पता लगा है कि काइपर बेल्ट, आप पता है क्या होता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट तो पता ही है सबको, है ना। नेपट्यून, ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वहाँ पर एक और बेल्ट होती है और कई गुना ज़्यादा बड़ी है। जहाँ, हाँ, काइपर बेल्ट से भी कॉमेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट से भी आ सकते हैं। काइपर बेल्ट और ज़्यादा दूर है और ज़्यादा चौड़ी है, एकदम लास्ट में, प्लूटो के बाद में। इनफैक्ट प्लूटो इटसेल्फ इज अ काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, नहीं अभी नहीं निकाला, अब हमें बहुत पहले से पता है। अभी तो निकाल दिया ना उसको। अच्छा, हाँ, फैमिली से बाहर गए। हाँ, तो वो यही सारी चीज़ें देखकर, मतलब क्या है कि इसलिए कि मतलब प्लैनेट उसको उन्होंने डिफाइन करा था जो किसी और चीज़ की ऑर्बिट से उसकी खुद की ऑर्बिट पर प्रभावित हो। अब वो इतना हल्का है कि दूसरी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं, इसलिए निकाल दिया, ठीक है। अब वहाँ पे एक ऐसा हमें कॉमेट टाइप का मान लो, या एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी मिली है 36 किलोमीटर, ऐसे डम्बेल शेप की एक बॉडी है, और वहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं? हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है शुगर्स का, शुगर का स्पेक्ट्रम। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत लाइट मिल रहा है, मतलब ज़्यादातर दूसरी चीज़ों से बना होगा, लेकिन कुछ शुगर मिल रहा है। और शुगर की प्रॉब्लम ये है, शुगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये लाइफ फॉर्म जो है वही कर सकते हैं। उनका स्पेकुलेशन ये है, ये इतनी लो कॉन्सेंट्रेशन में ये लाइफ फॉर्म की वजह से नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि कार्बन एटम्स वगैरह हैं वो सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी तरीके से रिएक्ट कर गए होंगे,
है ना। बट एनीवे आप समझ रहे हैं कि हम ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो एमिशन और ये क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन के जो स्पेक्ट्रम है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी पता लगा ये कि ये क्या है, ये सर्टेन इलेक्ट्रॉन जंप है। हर एटम हर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ सर्टेन टाइप के जंप आते हैं, वो दूसरे हर एटम से अलग होते हैं, है ना। और इसलिए क्या होता है कि हर उसका एक अलग फिंगरप्रिंट होगा, लेकिन दुनिया के सारे कार्बन ले लो, उन सबका एग्जैक्टली सेम फिंगरप्रिंट होगा। हर किसी का एनर्जी लेवल अलग होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो तब हो जाते हैं जब हम कंपाउंड बना देते हैं, तब हमें अंदर कार्बन का तो स्पेक्ट्रम मिलेगा, बट स्पेक्ट्रम भी अपने आप में कुछ छितरा जाएगा, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जब बॉन्ड बनाता है, नए किस्म के कुछ स्पेक्ट्रम बना लेता है ना। तो क्या है कि हम ये तक पता लगा पाते हैं, खाली ये चीज़ नहीं कि जैसे आपको पता है कि फ्रक्टोज एंड सुक्रोज फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन स्पेक्ट्रम लगभग सेम मिलता है, लेकिन फिर भी स्पेक्ट्रम में हल्का से अंतर है। मतलब वो किस तरीके से ओरिएंटेड है, उससे भी एनर्जी लेवल चेंज होता है, उससे भी स्पेक्ट्रम चेंज हो जाता है। दोनों फ्रूट में होता है ना? हैं? दोनों फ्रूट में हाँ, होता है। दोनों यहाँ मिल जाते हैं। बट मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप बेंट तक पता लगा सकते हैं। हम कैसे पता लगाते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है इस तरीके से बेंट है, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से बेंट है, उनका एक स्पेक्ट्रम है, और हमने ये पता लगाया हुआ कि इस बैंड पे ये स्पेक्ट्रम आता है। किसी को ये चेक करने की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाकर कोई ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है एटम एक्चुअली कैसा दिखता है। कोई साइंटिस्ट है, उसने एक रिएक्शन करा और उसे ये प्रूव करना है मेरे एंड प्रोडक्ट ये है, उसको क्या करना है, खाली स्पेक्ट्रम दिखाना है, उसको किसी स्लाइड के अंदर नहीं डालना। स्पेक्ट्रम दिखा दिया, कन्फर्म हो गया, हाँ ये कंपाउंड मिल गया। समझे? अब क्या है कि ये स्पेक्ट्रम हमें मिलना शुरू हो गया, और ये स्पेक्ट्रम हमें क्या बता रहे हैं कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ऐसी आर्बिट्ररी ऑर्बिट नहीं है जैसे प्लैनेट्स की होती हैं। ये क्या है, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल की ऑर्बिट्स हैं, और इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट में जा सकता है और किसी ऑर्बिट में जा ही नहीं सकता। अब ये ऑर्बिट नहीं रही, अब इनको नाम दे दिया हमने शेल्स, ठीक है, कि इसी ऑर्बिट में जा सकता है। समझे? तो लिखो दो टाइप के स्पेक्ट्रम, सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स लिखो, और दो टाइप के स्पेक्ट्रम। सबसे पहला एमिशन स्पेक्ट्रम, कि व्हेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट is emitted by the atoms हम उल्टा लिख रहे हैं, पहले एमिशन लिख दिया, कोई बात नहीं। हाँ, when they lose energy, when they lose their energy, ठीक है। और इसमें ये नीचे वाला डायग्राम बना सकते हैं। पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखते हैं, उसका डायग्राम ज़्यादा मतलब समझ आता है। ये नीचे वाला एमिशन है कि हमने अब लाइट देना छोड़ दिया, इसके पास पहले से एनर्जी है, एनर्जी लेवल लो हो रहा है, और जब ये स्पेक्ट्रम दे रहा है, ये कुछ लाइंस दे रहा है, सारी नहीं दे रहा, है ना। मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाने का ना हमारे पास यही तरीका था पहले, क्या कि हम एक सर्टेन लाइट यहाँ से निकली, ठीक है, और उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट हम बार बार उसको दिए जा रहे हैं, और फिर इस तरीके से हमने लेज़र बना दी, ठीक है। फिर करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इट इज formed when atoms absorb specific wavelengths of light. हाँ जी,
ठीक है, इन सबको समझ के एक अगर आपको ये डायग्राम बनाना है, ये वाला आप बना सकते हो, एब्जॉर्प्शन वाला डायग्राम बना दो कि यहाँ पे सैंपल ऑफ मटेरियल है हमारा, उसका हमने ये स्पेक्ट्रम निकाल दिया, ठीक है। उसको हमने क्या दिए, ये एनर्जी दी है, वाइट लाइट दिया। वाइट क्यों, हमें सारे कलर देने हैं, डिस्पर्जन, ठीक है। तो हम डिस्पर्जन से यहाँ तक आ गए। अब हमने उसी डिस्पर्जन को उठा के और फिजिक्स करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये सारी चीज़ें समझ कर नील्स बोर आते हैं, नील्स बोर, ठीक है। और इसकी मदद से कुछ मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो ऑर्बिट वाला जो मॉडल है, ये तो समझ आ गया था सबको कि ज़रूर फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे ही ये हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके ऊपर कुछ इंसाइट इन्होंने दी है, कुछ स्पेकुलेशन है इनकी। ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, ठीक है, ये सिर्फ बकवास करते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ठीक है। तो इनके 3 पॉस्टुलेट्स लिखो। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने पॉस्टुलेट ऐसे ही स्पेकुलेशन ऐसे ही कर दी आउट ऑफ द ब्लू, है ना। इन्होंने खूब सारे इक्वेशंस लिखी, ठीक है, और उन्होंने प्रूव करा कि अगर ये इक्वेशन सही है तो ऐसा आना चाहिए, और फिर उन्होंने कुछ प्रेडिक्ट करा कि अगर ये इक्वेशंस ट्रू हैं तो फिर इस टाइप के जंप मिलने चाहिए। ये सारे जंप उन्होंने एक्चुअली कैलकुलेट करे, और हाइड्रोजन जो एटम है वो वही जंप दे रहा था एग्जैक्टली। तो मतलब इनका जो कंसेप्शन है वो ट्रू है। हाँ, इनकी बकवास एक्यूरेट थी, ठीक है। तो इन्होंने 3 पॉस्टुलेट्स दिए। सबसे पहला पॉस्टुलेट लिखो, सबसे पहला कि एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब दे मूव इन ओनली स्पेसिफिक एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स, स्पेसिफिक ठीक है। हम क्वांटम फिजिक्स की तरफ आ रहे हैं कि एनर्जी लेवल हो गई क्वांटाइज्ड, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे ही चल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली है ना, ये सेकंड पॉस्टुलेट है। जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था वो यही था कि क्वांटाइज्ड है ऑर्बिट, और ये जो ऑर्बिट है ना, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट है, ये एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग है ना। तो पहला ये था कि क्वांटाइज्ड ऑर्बिट है, ऑर्बिट, ठीक है। और ये जो क्वांटाइज्ड है, ये जो नंबर्स हैं कि क्वांटाइज्ड मतलब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के से रिलेटेड है ना। क्वांटम थ्योरी क्या है, वो वहीं से आई है कि जब हम स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करना शुरू करते हैं, इसके बीच की एनर्जी कोई आएगी नहीं। जो एनर्जी आएगी वो सिर्फ पैकेट्स में आएगी, है ना। जब पैकेट की बात करना शुरू करते हैं, मतलब पैकेट का मतलब कि इस लेवल से इस लेवल पे जंप, ये एक एनर्जी पैकेट है। कब आएगा, फोटोन जो है वो एक एनर्जी पैकेट है। ये जो एनर्जी पैकेट है एनर्जी डिलीवर करता है, ठीक है। जितने भी एनर्जी पैकेट आस पास घूम रहे हैं उनमें से किसी पैकेट को ये नहीं लेगा, ये वही पैकेट उठाएगा जो इसके मतलब का है ना। वो पैकेट उठाया और ऊपर जंप हो गया, है ना। तो ये क्वांटम थ्योरी क्या है कि क्वांटाइज्ड है सब कुछ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एनर्जी जो ऑर्बिट है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है इसका मतलब ये है, सेकंड पोस्टुलेट आता है कि वो क्वांटाइज्ड कैसे हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड पोस्टुलेट हो गया। और तीसरा क्या है कि दीज एनर्जी लेवल्स करस्पॉन्ड टू, थर्ड लिखो कि दीज एनर्जी लेवल करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक जंप। नहीं, सेकंड ये है, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होती हैं ऑर्बिट की, ठीक है। दीज क्या बोला मैंने, करस्पॉन्ड टू एनर्जी ट्रांजिशन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द ऑर्बिट्स। ठीक है। अब इसकी इन पोस्टुलेट्स की मदद से
ये एनर्जी ट्रांजिशन का पोस्टुलेट है। ठीक है, हमें पता लग गया 3 पोस्टुलेट है, एनर्जी ट्रांजिशन वगैरह ये जो भी है 3 पोस्टुलेट हमें मिल गए कि सर्टेन एनर्जी लेवल के जंप से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इनकी मदद से ये जो भी हमें जंप मिल रहे हैं, ठीक है, हमें ये तो मिल ही रहा है कि हाइड्रोजन का एटम किस टाइप का स्पेक्ट्रम दे रहा है, उसकी मदद से उन्होंने कुछ पोस्टुलेट बनाए, मतलब इसकी मदद से उन्होंने कुछ मैथमेटिक्स करी, और इस मैथमेटिक्स की मदद से इनको ना जो जैसे हाइड्रोजन का एटम है ना, वो किस टाइप की एनर्जी देता है, इसको हम ना ऐसा आपने सुना होगा कि बार्मर सीरीज़ है ना, पास्केंट सीरीज, लाइमन बार्मर सीरीज़ है ना, ये साइंस में पढ़ते हैं, वो ये मिलती हैं। तो ये क्या, ये इनका स्पेक्ट्रम पहले से पता था। जब इन्होंने एनर्जी लेवल के बारे में अपना मॉडल बनाया और कहा कि एनर्जी लेवल ज़रूर ये और ये होती हैं, जब उन सीरीज़ को एग्जैक्टली इस पर अप्लाई करा गया, फिट बैठ गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन पोस्टुलेट्स की मदद से एक मतलब जो सिंपल एटम्स हैं उनको तो प्रूव कर दिया कि मेरी थ्योरी सिंपल एटम्स पे तो चल रही है ना। तो लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। नील बोर क्या कर रहे हैं, फाइनली एक्सप्लेन कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम। ये जो 3 उससे हाँ, उन्होंने हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन कर दिया कि विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्टुलेट्स he explained the spectrum of hydrogen atom. Spectrum of hydrogen atom. और एक्चुअली हीलियम के भी, एक्चुअली सिर्फ हाइड्रोजन एटम नहीं, वो सारे सिस्टम्स जहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उन सबको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। मतलब इन्होंने हीलियम प्लस को भी एक्सप्लेन कर दिया। अल्फा पार्टिकल होता है, दोनों हमने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइप ऑफ कर दिए, अगर हमने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया तो अल्फा पार्टिकल, वो सॉरी ये जो भी हीलियम प्लस, हीलियम आयन हो गया, है ना। तो एक क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वाले सारे सिस्टम्स को एक्चुअली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। और ये एक स्पेकुलेशन थी कि मैं बाकी को इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब इंटरेक्शन होता है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता होगा। ठीक है, हमें ये तो पता है कि एनर्जी लेवल्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो एनर्जी लेवल होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते होंगे, बट ये चीज़ प्रूवन है क्या, कि सारी चीज़ें शेल्स में जाएंगी। ठीक है, बस नेक्स्ट आओ, लिखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, हाँ जी, हाँ जी, सच्ची में इंसान ना, हाँ, लुई डी ब्रोगली नाम था, फ्रेंच था बंदा। हाँ, आप जैसे लुई बोले ठीक है, अब इसने क्या करा, ये जो सेकंड पोस्टुलेट है ना बोर का, ये वाला जो पोस्टुलेट है कि स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग होते हैं ट्रांजिशन, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और उसने कहा कि ये पॉसिबल है कि एनर्जी, ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है ना, ये किस वजह से हो रहे हो। यार मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि ये जो सर्टेन एनर्जी ट्रांजिशन है इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक ये स्ट्रिंग का भी मैंने बताया था शायद कि एक स्ट्रिंग है वो, हाँ, वो या तो इस तरह वाइब्रेट कर सकती है, ठीक है, या इस तरह वाइब्रेट कर सकती है, इसके बीच में वाइब्रेशन होंगी, या 3 वाइब्रेशंस हो जाएंगे, 4 वाइब्रेशन हो जाएंगे, है ना, ऐसे ही है। इलेक्ट्रॉन को उसने कहा कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वेव मान लूँ, डी ब्रोगली सिंपल हाइपोथेसिस क्या है कि भाई मैं अगर इलेक्ट्रॉन को वेव मान लूँ तो वो किस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करेगी। मतलब क्या है कि ऐसा हुआ ना, या तो ये ऐसे वाइब्रेट कर रही है ना, कि जो वाइब्रेशन है, एक सर्कल है, सर्कल में अगर कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, कैसे वाइब्रेट करेगी, या तो वो ऐसे वाइब्रेट करेगी, पतला मोटा ऐसे, ठीक है, या कैसे वाइब्रेट करेगी कि ये जो पतला मोटा है ना, ये 2 इसमें हो जाए, इस तरीके से वाइब्रेट करेगी, बाहर वाली साइड अंदर चली जाए, अंदर वाली साइड बाहर आ जाए, 2 3, है ना, ये 2 वाली है, ये 3 वाली, ऐसे 4 वाली, 5 वाली, 6 वाली, है ना, इस टाइप के वाइब्रेशंस हो जाए। उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को वेव मान दिया, ठीक है, जो कि स्ट्रिंगी ऑब्जेक्ट्स हैं अराउंड द एटम, ठीक है,
और वो किस टाइप की फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे, और वो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच कर गई जो स्पेक्ट्रम था। मतलब इसने एक काम कर दिया, इसने ये प्रूव कर दिया पहली बात कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वेवी हैं, ठीक है। और ये जो शेल्स निकल कर आ रहे हैं, दीज करस्पॉन्ड टू द, मतलब जो भी इनका जो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके करस्पॉन्डिंग आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव हो गई। तो आप लिखो इसके बारे में, बोर के बारे में। नहीं, फिर बाद में क्या, ये इतनी नीट चीज़ दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा कि इस नीटनेस को हम अप्लाई करते हैं सब एटॉमिक भी नहीं, सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स पे, मतलब इलेक्ट्रॉन भी जो क्वार्क से बने होते हैं उस पे भी हम अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने सब जगह अप्लाई करने की कोशिश करी, नहीं। डी ब्रॉगली तो सेन साइंटिस्ट थे, जो इनसेन साइंटिस्ट हैं, जो आगे हैं, आने वाले हैं 1950 के बाद वाले। समझदार साइंटिस्ट। हाँ, ये इन्हें तो जो मिल रहा है खाली उतना पॉस्टुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब स्पेकुलेशन वाले साइंटिस्ट बहुत हैं, क्यों? क्योंकि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। नहीं, वो ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत सारी हैं, हमारी थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, हमें बहुत कुछ चाहिए। मतलब वो क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, वो इतने सारे अजम्पशंस लेने के बाद एक्सप्लेन करती हैं कि क्या पता है। नहीं, हम नए डायरेक्शन में थिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जिस भी डायरेक्शन में थिंक कर रहे हैं हम फेल कर जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, ठीक है। चलो, ब्रॉगली ने क्या करा, ही प्रपोज दैट मैटर्स बिहेव लाइक वेव, ठीक है, एंड देयर एनर्जी लेवल correspond to certain orbital angular momentum, which must be an integer, मतलब ये सब उसने कैसे करा, उसने ये कहा कि ये जो एनर्जी लेवल है ना, ये एक सिंपल फॉर्मूले को वो कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे एंगुलर मोमेंटम एक और चीज़ होती है, उसमें रेडियस और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। और वो पता है क्या हो रहा है कि वो ये कह रहा है कि n टाइम्स के ये जितने भी एंगुलर मोमेंटम है n टाइम्स के आ रहा है, ठीक है। या तो एंगुलर मोमेंटम जो एनर्जी लेवल आ रहे हैं, अगर हमने अज्यूम कर दिया कि वो एक सर्कल है, ठीक है, उसका कुछ मोमेंटम होगा, हर मूविंग चीज़ का कोई मोमेंटम होता है ना। इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं उसका भी मोमेंटम होगा, ठीक है। वो ये कह रहा है या तो ये मोमेंटम k हो सकता है, या 2k हो सकता है, या 3k हो सकता है, या 4k हो सकता है, और बीच में कोई ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं हो सकती, ठीक है। वो क्या अज्यूम कर रहा है, मतलब यहाँ पे अजम्पशन क्या है कि ये k हो सकता है। k एंगुलर मोमेंटम की जो बात आई कि एक सर्टेन लेवल पे ही हो सकता है, ये सर्टेन लेवल पे ही क्यों हो रहा है, बीच की चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं। वो कह रहा है क्योंकि ऐसी चीज़ है, या तो आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ले सकते हो, या फिर 2 टाइम्स दैट ले सकते हो, या 3 टाइम्स, जो भी है, मतलब एक सर्टेन स्टैंडिंग वेव्स ही बन सकती हैं। और अगर स्टैंडिंग वेव बन रही हैं तो मतलब ये प्रूव कर रहा है कि ये वेव है, ठीक है। अगर ये वेव ही बन रही है तो ये प्रूव कर रहा है कि ये वेव है ना। मतलब उसने अज्यूम करा है ये वेव है, और फिर उस वेव के करस्पॉन्डिंग आपको क्या क्या फ्रीक्वेंसी एक्चुअली मिल सकती है उसको वहाँ पे अप्लाई कर दिया। इमेजिन कर पा रहे हैं? हो रहा है इमेजिन? नहीं, इस तरह सोचो, ये सारी चीज़ भूल जाओ। स्ट्रिंग को इमेजिन कर सकते हैं, गिटार जब हम बजाते हैं स्ट्रिंग खाली इतनी वाइब्रेट कर सकती है। एक्चुअली पता है क्या है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा, वो तो नेचुरल उसकी फ्रीक्वेंसी है, अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देना शुरू कर दी ना, ये भी हो सकता है कि स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करे, ठीक है। बीच में हमें यहाँ पे नोड मिले और यहाँ पे एंटी नोड्स मिले, और ज़्यादा तेज़ अगर वाइब्रेट करा दिया ना तो एक और चीज़ पॉसिबल है। इस तरीके से कि स्ट्रिंग इस तरीके से वाइब्रेट करे कि ये, हाँ, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं टूटती इलेक्ट्रॉन,
हमारी फिजिकल इसमें टूट जाती हैं, यहाँ पे नहीं टूट रही, ठीक है। एनीवे पॉइंट इज ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे ही हम 4 लोब्स ले सकते हैं, है ना। ये सिर्फ मतलब क्या है कि ये इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो मान लो फ्रीक्वेंसी 1 एग्जिस्ट कर सकती है, फ्रीक्वेंसी 2 एग्जिस्ट कर सकती है, फ्रीक्वेंसी 3 एग्जिस्ट कर सकती है, बट कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं एग्जिस्ट कर सकती जो F1 से F2 के बीच में कोई, हाँ 1.5 नहीं कर सकती, है ना, 2.5 नहीं कर सकती, है ना। ऐसी F4, F5, F6 ये एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। उसने कहा कि मैं अज्यूम करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ये सब्सटेंस नहीं है, एक स्ट्रिंग है, मैटर नहीं है, ठीक है। अब उसने ये कह दिया, और ये कह दिया ये गोल स्ट्रिंग है, एकदम बढ़िया से मस्त स्ट्रेस्ड है। अब ये किस तरीके से वाइब्रेट कर सकती है, ऐसे, ठीक है। ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और कैसे वाइब्रेट कर सकती है, ऐसे कि उसके 3 लोब निकाल दिए, ये लोब्स 3 बाहर जाते हैं, फिर ये अंदर आते हैं, तो अंदर वाली चीज़ें बाहर आ जाती हैं, और फिर वाइस वर्सा ऐसे, ठीक है। ये वाइब्रेशन हो गई, फिर 4 लोब वाली वाइब्रेशन, 5 लोब वाली वाइब्रेशन, ठीक है। इसने कहा कि अगर ये वाली वाइब्रेशंस एक सर्टेन, मतलब हम कह रहे हैं कि भाई ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर सकती है एक सर्टेन ऑर्बिट लेंथ, ठीक है। फिर ये एक सर्टेन ऑर्बिट लेंथ एग्जिस्ट कर सकती है, ये हमने ऑब्जर्वेशन से पाया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं खाली यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं। अब डी ब्रॉगली ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि यही शेल्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई और शेल एग्जिस्ट कर क्यों नहीं रहा। वो कैसे कर रहा है कि कह रहा है कि भाई या तो ये फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर सकती है, या ये वाली फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर सकती है, इसके बीच की कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मतलब वो क्या कह रहा है कि इसके बीच का कोई एनर्जी लेवल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वेव है। खाली वेव में ऐसा होता है कि बीच में कोई लेवल्स एग्जिस्ट नहीं कर पाते, समझ रहे हैं। स्टैंडिंग वेव्स में, स्टैंडिंग वेव्स क्या हो गई, वो वेव जो कि मतलब इसके बीच में ही चल रही हैं और कहीं नहीं जा रही, है ना। अगर जो वेव स्टैंडिंग नहीं होती वो क्या होती है, हमने यहाँ पे दोनों एंड बांध रखे हैं ना, इसलिए अगर यहाँ पे ये एंड खुला छोड़ देते तो इन्फिनिट स्ट्रिंग होती, तो ये वेव स्टैंड नहीं करती, यहाँ पे जो हम पल्स देते वो निकल जाती स्ट्रिंग की, ठीक है। ये एक स्टैंडिंग वेव है क्योंकि हमने 2 कन्फाइनमेंट्स में रखा हुआ है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्टैंडिंग वेव है जो एक कन्फाइनमेंट में है और वो सर्टेन लेवल पे ही वाइब्रेट कर सकता है। जिस लेवल पे वो वाइब्रेट करेगा वो एक एनर्जी लेवल है, अगले लेवल पे वाइब्रेट करेगा एक और एनर्जी लेवल है, अगले लेवल पे वाइब्रेट करेगा एक और एनर्जी लेवल है। ट्रांजिशन क्या हो सकता है, या तो यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, और वही आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा और कोई स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, ठीक है। वो कैसे उसने मैथमेटिकली करा वो अलग बात है, ठीक है। वो हम उस कैलकुलेशन में जाना ही नहीं चाह रहे। इनफैक्ट ये जो फॉर्मूला है ये भी हम नहीं देखना चाह रहे, ठीक है। बट वो सिर्फ इतना समझो क्या कि उसने किसी तरीके से ये अज्यूम करके कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ये बता दिया कि ये सर्टेन एनर्जी लेवल्स ही पॉसिबल है। तो डी ब्रॉगली कर क्या रहा है, सिंपली ये कर रहा है कि वो किसी तरह प्रूव कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन एक वेव है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन को अगर वेव मानेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज एटम्स की हम प्रूव कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ये चीज़ उसने करी। तो मैंने क्या लिखवाया लास्ट में, ठीक है, विच मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है, ठीक है। विच करस्पॉन्ड, दिस करस्पॉन्ड्स टू अ, दिस करस्पॉन्ड्स to a system in which electron is treated as a standing wave, around the atom. समझ रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ पे हमने ये कर दिया कि ये एक वेव है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा एटम का मॉडल। क्या है मॉडल कि एक जो हम क्या है कि पहली क्लास से ही मैं अक्सर आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्या एटम कैसे होते हैं। एक तो न्यूक्लियस होता है इसका, और फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन सर्टेन लेवल्स पे ही एग्जिस्ट कर सकते हैं और किसी लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। और जो भी और वो जो एनर्जी लेते हैं वो सिर्फ इस जंप के बीच की लेते हैं। ये हो गया एटम। इसकी मदद से हम मॉलिक्यूल्स भी आगे बना सकते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि हम ये जो न्यूक्लियस है ये ले लें, ठीक है, और फिर ये चीज़ ले लें, ठीक है। 2 न्यूक्लियस हो गए और इनके बीच में भी जंप्स पॉसिबल है।
ऐसे ऐसे करके, मतलब कोई भी आड़ा टेढ़ा जंप पॉसिबल है, तो और ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाती हैं हमें। ठीक है, अब ये कैसे आती हैं एग्जैक्टली ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी पे जाते हैं। ये हमारा डोल नेचर ऑफ मैटर। याद है आपने डोल नेचर के लिए क्या एक्सपेरिमेंट करे थे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह थे ना, है ना? कि हमने क्या करा, हमने ये करा कि एक वेव, यहाँ एक लेज़र है, वेव मारी, ठीक है, वो कहाँ पे मारी? एक स्लिट के ऊपर, और स्लिट में क्या है, 2 होल्स हैं, और जब इन 2 होल्स से जब ये वेव पास होती है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलना चाहिए यहाँ पे 2 लाइन, जो कि मिलती नहीं है। हमें क्या मिलता है? हमें मिलते हैं कि बैंड नो बैंड, बैंड नो बैंड, बैंड नो बैंड, बैंड नो बैंड, और यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है ना, ये मिलता है। और ये हमने बताया था क्या, कि ये प्रूव कर देता है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसा कुछ दिखा रही है तो वो क्या हो गया? वेव। ठीक है, अब किस चीज़ ने हमें दिखाया, कौन सी चीज़ है वेव? लाइट। ठीक है, फिर हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट करे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो भी वेव ही है। ठीक है, फिर हमने करे किसके साथ? हाइड्रोजन एटम्स के साथ, कार्बन के एटम्स के साथ, जो भी सिंगल एटम हमें मिलते हैं उन सबको हमने इससे पास ऑन करा, और अल्फा पार्टिकल्स के साथ करा, वो वेव ही है। ठीक है, फिर हमने बकमिंस्टर फुलरिन उठाया। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने, रिसेंट ईयर्स की स्टडी है, आज से सिर्फ 15-20 साल पहले उन्होंने, और ये साइंस की किताब में एक्चुअली आपकी जो 10th की है ना, 10th नहीं 12th वाली जो साइंस की किताब है उसमें है क्या, कि उन्होंने बकमिंस्टर फुलरिन को C60, मतलब बकमिंस्टर फुलरिन का एटम होता है C60, सुना एक जगह देखा आपने? वो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होता है फुटबॉल जैसा एटम होता है कार्बन का, है ना? इतना बड़ा एटम उठाया, इतना बड़ा नैनो पार्टिकल उठाया, और उसको किसी तरीके से स्लिट पे पास करना। ठीक है, उन्होंने एक इसके लिए और ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। ठीक है, और ये चेक करा क्या वो वेवी है? वो वेवी है। मतलब क्या है? सब कुछ वेवी है। ठीक है, अब ये कहाँ से आता है? ये आता है मतलब वेवी, मतलब वेव। ठीक है, ठीक, ये हमारा वो है, क्या कहते हैं हम, ये हमारा बेसिस है, जो क्या कहते हैं आज की क्वांटम फिजिक्स है उसका। ठीक है, और यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल लिखेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, साइंस है, पागल है तू। इतना कौन पढ़ता है साइंस? मैथ तो उसमें है? लिखो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, सही में मेरे को नहीं पता था। क्या सर? हाइजेनबर्ग जगह का भी नाम है, होगा कोई, नाम क्या है सर बता। होगा कोई जर्मनी का खुद नाम, क्या बताएं। ठीक है, प्रिंसिपल ये कहता है कि वी कैन नॉट स्टेट both position and speed of a particle, state both position and speed of a particle। हाँ, एक ही बात है, चाहे मोमेंटम लिख दो, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चले जाएं तो मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। ठीक है, और उसने कहा कि हमारी जो अनसर्टेनिटी रहेगी, हम कितना, मतलब ऐसा सोचो कि अभी हम पता है क्या कर रहे हैं, ये जो हम अज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पे 2 ही स्लिट मिलेगी, इसको कहते हैं हम डिटर्मिनिस्टिक फिजिक्स। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब कि हमने एक कैनन बॉल यहाँ से फायर करी, ठीक है, और वो कैनन बॉल हमेशा एक पैराबोलिक पाथ लेगी और हमेशा यहीं आकर गिरेगी। ठीक है,
अगर हमने 100 बार ये एक्सपेरिमेंट करा, हर बार यहीं आकर गिरेगी, हल्का कभी कभी इधर आ जाएगी, कभी कभी इधर आ जाएगी। वो ये जो अनसर्टेनिटी है क्यों आ रही है? हम कहते हैं भाई ये एयर रेजिस्टेंस है, चलो ठीक है, उठाकर बिना एयर रेजिस्टेंस के एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, स्पेस में करते हैं ये काम ग्रेविटी के साथ, क्या तब ऐसा होगा? तब भी हम कह रहे हैं हाँ हमेशा यहीं आकर गिरेगी, एग्जैक्टली यहीं आकर गिरेगी। हाइजेनबर्ग कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये इनहेरेंट लिमिट है, ठीक है, बेशक चाहे किसी भी लेवल पे हो। वो अब क्या कह रहा है कि एक और चीज़ यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लिखो कि डेल्टा मत लिखो, डेल्टा से कंफ्यूज हो गए, एक्स डॉट मोमेंटम, मोमेंटम को हम पी लिखते हैं वैसे, ठीक है, इसलिए मैं वेलोसिटी बताना चाह रहा था, ठीक है, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 4 पाई बाय क्या था, 4 पाई बाय वो था ना, नहीं h/4 पाई है ना, h/4 पाई, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, आप लिखो, लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो ना लिखो। वो ये कह रहा है कि ये ओके, x मीन्स पोजीशन, जब भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना x होता है पोजीशन, h/4 पाई, h एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसको हम प्लैंक्स वो z है z x p के बाद नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ नहीं हो सकता सर इसका, तो इनसे z नहीं लगना है। ये कह रहा है कि x है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब ऐसा सोचो कि हम इस कैनॉन बॉल की एग्जैक्ट, ये जब एयर में है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एट ये मान लो 2 सेकंड बाद यहाँ आ गया कैनॉन बॉल, ठीक है, हम एट t = 2 सेकंड पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इसकी पोजीशन क्या है, x, y कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं साथ में कि कितनी स्पीड से जा रहा है कैनन बॉल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हम जब दोनों क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या करते हैं, ये चीज़ हम पता लगा लेते हैं, ठीक है, जब यही चीज़ हम क्वांटम फिजिक्स पे जाएंगे, हम न्यूक्लियर फिजिक्स पे जाएंगे और हम ये पता लगाने की कोशिश करें कि भाई ये है न्यूक्लियस और इसके अराउंड ये चल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमें तो यही पता लग रहा है ना इलेक्ट्रॉन यूँ राउंड चल रहा है। अभी तक तो हमें यही समझ आया कि हमारा जो लेटेस्ट मॉडल है वो क्या कह रहा है कि सर्टेन ऑर्बिट लेवल्स ही हो सकते हैं, और अभी भी हम यही मानकर चल रहे हैं गोल घूम रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर ये गोल घूम रहा है तो इसकी हम स्पीड पता लगा सकते हैं, सब कुछ पता लगा सकते हैं, है ना। हाइजेनबर्ग कह रहा है नहीं लगा सकते। ये जब हम यहाँ जाएंगे ना, वो क्या कह रहा है कि अगर मोमेंटम बहुत छोटा हो गया, ठीक है, तो अगर मोमेंटम बहुत छोटा हो गया, मतलब आप ऐसा मानो कि अनसर्टेनिटी इक्वल टू का साइन हटा देता हूँ, चलो मैं यहाँ से एक बेटर तरीका ये रहेगा, मैं इसको कह दूँ ये बोल देता हूँ, चलो ठीक है, ये है हमारी अनसर्टेनिटी, ये है कांस्टेंट। अगर मैंने ये बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया ये मोमेंटम, ठीक है, तो अगर ये बढ़ा दिया तो ये घट जाएगा, ठीक है, और ये बढ़ा दिया तो ये घट जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना चीज़, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये, है ना, कि ये डिवीजन में जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें पोजीशन बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, तो हम उसकी स्पीड का पता नहीं लगा पाएंगे, और अगर हमें स्पीड पता है तो हम पोजीशन का पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से जा रहा है, अगर बहुत तेज़ी से जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो हम उसकी पोजीशन का पता नहीं लगा सकते कहाँ है। हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है। आप समझ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ कहीं है, पता नहीं कहाँ है। समझ रहे हैं, जब ये हो गया हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और हर चीज़ पे लागू होता है, क्या कि अगर हमें पोजीशन पता है तो हम मोमेंटम नहीं पता लगा सकते, मोमेंटम पता है पोजीशन नहीं पता लगा सकते, जो भी हम पता लगाएंगे उसकी एक अनसर्टेनिटी रहेगी। मान लो हमें स्पीड पता है, मास पता है, वेलोसिटी पता है, स्पीड पता है, ये हो गया मोमेंटम, ठीक है। अगर हमें ये पता है तो पोजीशन के बारे में अनसर्टेनिटी होगी। और यहाँ पे डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें ऐसा समझ आ रहा है कि एक्चुअली हर पार्टिकल वेवी है, हर पार्टिकल का वेवी नेचर है। वेवी नेचर का मतलब क्या हो गया कि हम एग्जैक्ट वेव क्या है कि जैसे आप
इसको मैं इस तरीके से समझता हूँ, ये एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये यूज़ कर सकता हूँ एनालॉजी। क्या कि जब ये वेव यहाँ से चल रही है और ये उस साइड जाएगी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने ये स्नैपशॉट लिया, वेव की पोजीशन क्या है, क्या ये यहाँ है, क्या ये यहाँ है, क्या ये यहाँ है, हम क्या बोलते हैं जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये है वेव की लोकेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब हम कहेंगे ना इलेक्ट्रॉन भी वेवी है, अब ये मैटर वेव हो गई। अब मैटर वेव के बारे में हम क्या कह रहे हैं, अगर ये वेवी है तो मेरे को बताओ क्या इलेक्ट्रॉन इस समय यहाँ है या यहाँ है, कहाँ है ये इलेक्ट्रॉन, है ना, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। तो मतलब क्या है, ये जो वेवी नेचर था ना इलेक्ट्रॉन का, हमने यहाँ पे देखा था इसके अराउंड, है ना, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ये किसकी मदद से, ये कहकर कि हम एक्चुअली पता लगा ही नहीं सकते अनसर्टेनिटी। पोजीशन पता है तो फिर मोमेंटम कैसे नहीं पता होगा, मतलब लगता है ना कि इतना धीरे-धीरे मूव कर रहा है। हाँ, ये नहीं, ये हमारी ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स के लिए अच्छा है बहुत, कि हम ये पता लगा सकते हैं, हम बार बार ये कर लेते हैं। ठीक है, हाइजेनबर्ग ये कह रहा है कि जब आप क्वांटम लेवल पे नहीं, ये हर लेवल पे एक्चुअली लागू हो रहा है। हम क्यों पता लगा पा रहे हैं, क्या है कि हमारा जो ये है ना मोमेंटम बहुत हाई है, तो हमारा जो, अगर ये बहुत हाई हो गया तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत लो हो जाएगी, आप समझ रहे हो, मास बहुत हाई हो गया तो अनसर्टेनिटी हमारी ऑटोमेटिकली लो हो गई। तो मतलब क्या है, और कितनी अनसर्टेनिटी आती है कि जैसे कैनन बॉल है ना, उसकी अनसर्टेनिटी ऐसे कुछ 10 की पावर -14 के आसपास मीटर समथिंग आएगी, 10 की पावर -14 मीटर कुछ भी नहीं है। तो ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अनसर्टेन तो हैं, बट उनकी अनसर्टेनिटी, क्योंकि मतलब आप ना इस पूरी चीज़ का ना इस तरीके से इमेजिन करो कि अगर कोई सन जैसी चीज़ हो गई ना, उसकी अनसर्टेनिटी मतलब एटोमीटर्स में जाएगी, 10 की पावर -20 में। ठीक है, तो बिल्कुल भी अनसर्टेन नहीं है। जैसे जैसे आप छोटे चलते चले जाओगे, उसकी अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जाएगी, अनसर्टेनिटी बढ़ गई, वेवी नेचर बढ़ गया। ठीक है, और इसलिए हो सकता है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा हो, समझ गए। तो अब क्या है कि अब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, एक स्टेप और आगे आ गए, वो कह रहे हैं कि हम पता ही नहीं लगा सकते ये चीज़ें। और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं पता लगा सकते क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हम बस पता लगा ही नहीं सकते। मतलब जो मतलब फिजिक्स है ना, फिजिक्स के नियम जिसने भी लिखे, अगर ईश्वर ने लिखे, उन्होंने ये लिमिट लगा दी कि भाई इतना तुम पता लगा सकते हो थ्योरेटिकली भी, अगर तुम बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट कभी बना पाओ तो इतना पता लगा पाओगे, इससे ज़्यादा पता नहीं लगा सकते। ठीक है, वैसे ये इमेजिन करना थोड़ा सा गलत तरीका है, क्योंकि अगर हम ऐसे हम कह रहे हैं ना कि हमारी ऑब्जर्वेशन की एक लिमिट है ना, ये इमेजिन करने का तरीका गलत इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि हम उससे ज़्यादा एक्यूरेट जब जानने की कोशिश करें, वो क्वेश्चन ही एब्सर्ड हो सकता है कि हम जो मान रहे हैं कि हम क्या, अभी तक हमने 2 चीज़ें मानी कि या तो कोई चीज़ पार्टिकल हो सकती है या मैटर हो सकती है। मैटर की क्या प्रॉपर्टी है, हम वेव को हम मैटर से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, क्या तरीका है हमारा, मैंने बताया था एक तरीका, कोलाइड कराएंगे। अगर ये वेव है तो ये इंटरफेयर करेगा और निकल जाएगा थ्रू एंड थ्रू, अदरवाइज कोलाइड हो जाएगा, है ना। हो सकता है हमारा जो इमेजिनेशन का तरीका है, जो आसपास के इससे निकला है, ये तरीका ही गलत हो सकता है ये क्वेश्चन ही एब्सर्ड हो एक्चुअल फिजिक्स के लेवल पे, है ना। तो मतलब ये हमें एब्सर्डिटी लग रही है, ठीक है। अब इससे हमें क्या निकल कर आ रहा है, लेकिन क्या कि अगर ये अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी का मतलब प्रोबेबिलिस्टिक अनसर्टेनिटी किस चीज़ में, जैसे कि अगली बॉल पे रोहित शर्मा छक्का मारेगा कि नहीं, ये अनसर्टेनिटी है, इसकी एक प्रोबेबिलिटी है ना। ऐसे ही एटम को अगर हम साफ साफ नहीं पता लगा सकते, बस उसकी प्रोबेबिलिटी पता लगा सकते हैं कि इट मस्ट एग्जिस्ट समवेयर हियर, और इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, आप समझ रहे हैं। तो क्या है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हमारे कुछ वो होते हैं, क्या कहते हैं, कंक्लूजन नहीं, ये बोलेंगे पहले तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने लिख रखा है ना, ठीक है। इम्प्लीकेशंस, इसके इम्प्लीकेशंस लिखो। सबसे पहला कि in quantum physics
इन क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, हाँ, ये क्वांटम फिजिक्स ही है। क्वांटम फिजिक्स। मतलब जब हम क्वांटाइज लेवल पे एनर्जी पैकेट्स में आ रही है, क्वांटम में आ रही है, किसी सर्टेन क्वांटिटी के मल्टीपल्स में ही आ रही है अगर, है उसको हम कहते हैं कोई चीज़ क्वांटाइज्ड हो गई। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, 2 नेगेटिव चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज, जब इस लेवल पे चलती हैं चीज़ें, है ना, या पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा है ना, ये सारी चीज़ें क्वांटाइज्ड हैं। ठीक है, इन क्वांटम फिजिक्स वी कैन ओनली टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटीज़, we can only talk about probabilities of physical properties such as position, probabilities of physical properties such as position, momentum, position and momentum, हम खाली इनकी probabilities के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, बट कैन नॉट कंप्यूट द एग्जैक्ट क्वांटिटी, कंप्यूट द एग्जैक्ट क्वांटिटीज। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन नंबर 1 निकल कर आ रहा है। कंक्लूजन नंबर 2 देखो, these probability densities act as wave functions, ये जो वेव है इलेक्ट्रॉन की, है ना, इस वेव को हम वेव फंक्शन बोलते हैं, ऐसा मानो। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ से हमें निकल कर आ रहा है कि क्यों वेवी हो सकता है। ठीक है, और इससे ना एक और वो एक ना 1-2 बार हमारे यूपीएससी में ना ये नाम आ गया है, स्क्रॉडिंजर। ठीक है, तो स्क्रॉडिंजर, हाँ स्क्रॉडिंजर। ठीक है, तो लिखो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, या इसी का ही एक कंक्लूजन लिख दो, एक एरो मार के। हाँ, आ जाता है, अक्सर आ जाता है। हाँ, ये इम्प्लीकेशन, इस इम्प्लीकेशन से ही एक एरो मारो, है ना। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, जब हम वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन होती है बस। स्क्रॉडिंजर, यहाँ पे पता नहीं क्यों अजीब से 2 डॉट होते हैं बस। ये भी जर्मन है। हाँ, ये भी जर्मन है, ये सब जर्मन थे। हैं? ये हिटलर है ना, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी वर्ल्ड वॉर करके। अगर वो नहीं करता तो फिर सारे दुनिया के साइंटिस्ट एक ही जगह पे होते, जर्मनी में। सब यूएस भाग गए, एक आध को तो हम इंडिया पकड़ के ले आए थे। हाँ, आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर बनाया था हमने। हैं, शुरुआत के जो डायरेक्टर्स थे ना, उनमें से एक थे, इसलिए आज रैंक 1 है आईआईटी मद्रास की। जो होमी जहांगीर बाबा थे ना, हाँ। वो भी इसके साथ रहते थे। हाँ पॉल डिराक वगैरह। हाँ। ठीक है, तो इससे क्या निकल कर, ये स्क्रॉडिंजर इक्वेशन क्या है कि यहाँ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के बारे में लिखो कि he gave a mathematical way to compute the probability of finding an electron in a certain shell, in a certain shell around the nucleus, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के जो शेल्स होते हैं ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, अब ये तो नहीं बोल सकते, बट हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी निकल कर आती हैं, और अजीब अजीब से शेप्स निकल कर आती हैं। कि मान लो जैसे कि कुछ एक सिंपल प्रोबेबिलिटी तो ये होती है स्फीयर में अराउंड उसके। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी ये होती है कि भाई एक कोन में होगी, कि यहीं पे हो सकता है, और जब इसका हम करते हैं ऐसे कुछ, हमें एक शेल निकल कर आता है कि अराउंड एक कोन ही हो सकती है, ऐसे 2 कोन्स बनी होती हैं। ठीक है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है।
ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ शेल्स निकल कर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ लिखो, वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, Schrodinger's equation to any we can apply this equation to any model। या एक्चुअली पता क्या, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ना, हम हर चीज़ पे लगा सकते हैं, हम अपने ऊपर भी इक्वेशन लगा सकते हैं, बस ये है कि हमारी प्रोबेबिलिटीज़ इतनी छोटी आएंगी कि हम वहीं दिखाई देंगे, है ना। पॉइंट ये है कि हम ये इक्वेशन किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं, है ना। तो बस तो क्या, टू एनी मैटर, टू एनी फिनोमेना, ये लिखो, टू एनी फिनोमेना मॉडल, चलो ठीक है, स्लैश फिनोमेना लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ होंगी। अब हमारा एटॉमिक मॉडल क्या निकल कर आ रहा है फाइनली? नहीं निकल कर आ रहा है क्या, कि हमें ये तो पता है कि अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके अराउंड किसी सर्टेन प्रोबेबिलिटीज़ में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, कुछ किसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इनफैक्ट हम अब ये नहीं बोलते कि इसकी लोकेशन क्या है, हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, वो जहाँ रहना चाहे वो उनकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ना एक दो और है इम्प्लीकेशन, ठीक है, एक दो इम्प्लीकेशन और लिखो, जैसे क्वांटम टनलिंग, हाँ, क्वांटम कंप्यूटर भी एक्चुअली इसका ही इम्प्लीकेशन है। ठीक है, क्वांटम टनलिंग क्या है कि एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हमने बढ़िया से एकदम स्पीड से यूँ बॉल मारी तो क्या होगा? वापस आ जाएगी, एक बॉल है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब ये बॉल यहाँ टकरा रही होगी, इसकी एक प्रोबेबिलिटी है कहीं तक भी एग्जिस्ट कर सकती है। कहाँ? इसकी प्रोबेबिलिटी है इस एरिया में एग्जिस्ट कर सकती है, एंड देयरफॉर समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि इस बैरियर को बस अपने क्वांटम इफेक्ट की वजह से पास कर जाए। समझ रहे हैं कि अब जब हम ये कहते हैं ना कि ये बॉल यूं जा रही है, जब हम अनसर्टेनिटी की बात करेंगे हम बोलेंगे बॉल इस इलाके में हमें पता है या यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जब ये आगे पहुंच जाएगी यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे पहुंच जाएगी यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रही है, जब यहाँ टकराएगी तो कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी बनेगी, एंड देयरफॉर इट इज पॉसिबल कि जब इसकी प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी बने तो ये यहाँ मौजूद हो। नहीं, हमें तोप से नहीं मारना, इनफैक्ट आप जितना धीरे छोड़ोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये पार हो जाए। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा कि मान लो जैसे न्यूट्रॉन है ना, फिर क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा ना यहाँ पे करने के लिए। आप अगर मोमेंटम को कम कर देंगे, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी ज़्यादा। आई बात समझ? ये थ्योरेटिकल सेंस नहीं, ये हमने देखा है, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं हम, न्यूक्लियर फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। आप ये देखो, सुनो, ये चीज़ सोचो क्या कि हमने ये देखा है कि भाई जो दो हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, सन के अंदर क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन यूं मर्ज हो रहे हैं। ऐसे कैसे मर्ज हो जा रहे हैं? यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन बैठ के मर्ज हो जा रहे हैं। ये मर्ज कैसे हो जा रहे हैं? वो इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वांटम टनलिंग हो रही है, ठीक है। मतलब ये जो इनफैक्ट ये जितने भी न्यूक्लियर, हम कहेंगे इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, कल हम करेंगे न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन, न्यूक्लियर एनर्जी सारा करेंगे हम, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते जब तक ये चीज़ ट्रू ना हो। क्वांटम टनलिंग एक फैक्ट है, ठीक है। फिर क्वांटम टनलिंग लिख लिया आपने? हाँ, क्या?
नहीं 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 नहीं, गोल्ड पॉइंट तो रुदरफोर्ड का हो गया ना, वो हो गया। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसलिए पास हो गया, पता नहीं नहीं, हाँ शायद हो सकता है, हो सकता है। चलो, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, क्वांटम टनलिंग क्या लिखा कि इट इज़ अ फिनोमेना in which an electron or atom can pass through a energy barrier उसका प्रोबेबिलिटी का ज़्यादा होना ज़रूरी है। आप, हाँ, आप बस सिंपल ये चीज़ याद रखो कि हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला ये था ना h/4π। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखेंगे, अगर इसको छोटा कर दिया ये हो जाएगा बड़ा। बस इस चीज़ का बड़ा होना ज़रूरी है क्वांटम टनलिंग के लिए। हाँ, एक और चीज़, ये जो पोटेंशियल बैरियर है ना, इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी है, ये भी हो सकती है, और इसलिए क्वांटम टनलिंग हो रही है। क्वांटम टनलिंग क्यों हो रही है? खाली जो हम जिस चीज़ को मार रहे हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है, सब कुछ प्रोबेबिलिस्टिक है, इसलिए क्वांटम टनलिंग पॉसिबल हो रही है ना। मतलब हम ऐसा सोचो कि एक एनर्जी बैरियर हमने इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करा। कैसे आइसोलेट करा? हमने कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाए, कुछ रिपल्सिव फोर्सेस लगाए और एक बैरियर बना दिया। जैसे होता है ना कि हम एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करके हवा में सस्पेंड कर देते हैं, है ना, ऐसे ही कुछ हमने बना दिया कि हमने इलेक्ट्रॉन को सस्पेंड कर दिया, कुछ इनविजिबल बैरियर एनर्जी का बना दिया जिसके थ्रू वो पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन इसी के बीच में रहेगा? टनलिंग का इफेक्ट कह रहा है, अगर इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है इसको ओवरकम करने की, ये फिर भी हो सकता है पार निकल जाए, बीच से पार निकल जाए, मतलब दीवार तोड़ के निकल रहा है। हाँ, मतलब वो भी एक एनर्जी बैरियर है, वो भी तो एम्प्टी है अंदर से, वो भी तो एक क्या कहते हैं मतलब न्यूक्लियस की वॉल है, वो एक तोड़ के नहीं निकल रहा। नहीं, एक भी नहीं हो रहा। मतलब क्या है कि जब ये इसको पार करने आया ना, उस समय थोड़ी सी वॉल हिल गई, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन हिल गया, प्रोबेबिलिटी ऐसा था कि ये यहाँ तक, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, और एकदम से निकल गया। उस वाले गेम की तरह नहीं लग रहा, जिसमें हम मतलब एक रास्ता होता है, दूसरी तरफ जाने का। हाँ, उसमें तो से वो दीवार में से पार करके चला। हाँ, मतलब ये ऑलमोस्ट ऐसा हो रहा है जैसे आप मूवीज में देखते हैं ना, आत्माएं दीवार को पार कर जाती हैं, ये पार कर गई। इलेक्ट्रॉनिक आत्मा है। आज सभी भूत वाली मूवी भी यही समझ जाओगे, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक है, नेक्स्ट लिखो, क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्या? जिसमें यहाँ से एक रास्ता होता है, मेज। दूसरी तरफ जाने का मेज वाला। हाँ हाँ हाँ, तो क्या पता उसमें जो गैप्स हो मेज की तरह। नहीं, गैप्स की बात ही नहीं है, गैप्स नहीं है। एटम में तो गैप नहीं, हमने तो यहाँ एनर्जी लेवल दिया ना। मतलब देखो, ऐसा है, इस तरह सोचो कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड दी है, और इस इलेक्ट्रॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड, ये बार बार जब जा रहा है, रिपेल होना चाहिए। क्लासिकल फिजिक्स से कहती है रिपेल होना चाहिए, या फिर इतनी स्पीड किसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास आ जानी चाहिए कि ये पार कर जाए। ये अंदर ही रहना चाहिए, इतनी स्पीड ही नहीं दी हमने बहुत लो स्पीड में रखा है इसको, और फिर भी ये पार कर गया। कोई चीज़ नहीं है जो इसको एक्सप्लेन कर रही हो, समझ? हाँ, क्वांटम एंटेंगलमेंट लिखो, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच energetically degenerate states, हाँ, energetically degenerate states cannot be separated, degenerate states, इसको ना एक्चुअली कल समझाऊँ, हमारा टाइम नहीं बचा, अभी सिर्फ ये लिखो, energetically degenerate states cannot be separated। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इतना काफ़ी है। मतलब ऐसा है कि ऐसा मानो कि हमने
एंटेंगल्ड का मतलब ये है कि क्वांटम प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और उनकी क्वांटम प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इसको स्पिन अप कर दिया, इसको स्पिन डाउन कर दिया, इस टाइप का। सर इंटेंगलमेंट वो मेसी वाला सेंस में या नहीं एंटेंगलमेंट पता कोई रिलेशन है जो इनके बीच में है। अब ये एक्चुअली आप उस सेंस में मत लेना, ठीक है, ये हमें भी नहीं पता किस सेंस में लेना है, इसलिए हम इस सेंस में ले लेते हैं, ठीक है। ये क्वांटम फिजिक्स इतनी ज़्यादा वियर्ड है कि हम इमेजिन नहीं कर पाते, तो हम इमेजिन कर सकते हैं उस सेंस में देखने की कोशिश करते हैं। शायद हमारी कैपेबिलिटी नहीं है उस सेंस। हाँ नहीं, वो ऑब्वियसली नहीं है। ऐसा तो हमें ग्रेविटी को समझने की कैपेबिलिटी नहीं है हमारे अंदर, है ना। चलो ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे और कल फिर हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन और इंडिया में जितने रिएक्टर्स बन रहे हैं, चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। कल हमारी क्लास ये होगी।